तारांकन अध्याय 11 नाराज गुरुजन। जब उन्होंने उसके हाव भाव देखे तो बिटिया की आंखें सिकुड़ी और बोली, क्या क्या तुम सब इसलिए नहीं देना चाहते क्योंकि मैं छोटी दिखती हूँ? जयंत की पलकें फड़की और उसने बिटिया को घूरा, फिर चेहरे पर मुस्कान लाकर बोला, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? तुम भी जानती हो कि हमारे पास अभी इतने ऊर्जा पत्थर नहीं है। तुम हमारे साथ चलो, हम वहीं से ले लेंगे। क्या ख्याल है? जब ये सुना तो जयंत के पीछे खड़े बाकियों ने एक दूसरे को देखा और आंखों में खूनी ठंडक चमक उठी। फिर सबने हल्के से सिर हिला दिया और जता दिया कि वे जयंत की बात से सहमत हैं। इस वक्त वे कुछ भी करके ऊर्जा पत्थर नहीं दे सकते थे, और दे भी सकते तो देते नहीं। अगर ऊर्जा पत्थर नहीं दे सकते थे तो एक ही तरीका था, और वो था इस सामने खड़ी छोटी लड़की को खत्म कर देना। भले वे जानते थे इस छोटी लड़की की पहचान मामूली नहीं है, पर उनके पास दूसरा चारा नहीं था, क्योंकि 10,000 से ज्यादा ऊर्जा पत्थर तो बाहरी दरबार गुरु भी नहीं निकाल सकते थे। इस बार सबके इरादे बहुत ही चुपचाप एक हो गए। जब उसने जयंत की बात सुनी तो बिटिया ने बाकी सारे बाहरी दरबार शिष्यों को देखा, और जब देखा किसी ने जयंत की बात का विरोध नहीं किया तो तुरंत उन सबकी तरफ उंगली करके ठंडी हंसी हंसी। अच्छा, बहुत अच्छा। क्या तुम सब बिटिया को बेवकूफ समझते हो? तुम बाहरी दरबार शिष्यों को हर महीने सिर्फ 20 ऊर्जा पत्थर मिलते हैं, जबकि बाहरी दरबार रैंकिंग में टॉप पर रहने वाले शिष्य को हर महीने 100 ऊर्जा पत्थर ज्यादा मिलते हैं। तो तुम सबके पास इतने ऊर्जा पत्थर कहाँ से आएंगे? तुम सब बिटिया को सुनसान जगह ले जाकर मारना चाहते हो, है ना? जयंत के चेहरे की मुस्कान जम गई ये सुनकर। उसने सोचा भी न था कि सामने वाली छोटी लड़की इतनी चालाक निकलेगी, और तुरंत मुस्कुराकर बोला, हम बाहरी दरबार शिष्य हैं, हम ऐसा काम कैसे कर सकते हैं? मैं सच कह रहा हूँ। अगर तुम चलने को तैयार हो तो हम जरूर ऊर्जा पत्थर दे देंगे। अगर हमारे साथ चलने को तैयार नहीं हो तो मैं भी लाचार हूँ। मैं सच कह रहा हूँ ना। कहते हुए उसने पीछे खड़े बाकियों को देखा। हाँ छोटी लड़की, अगर तुम हमारे साथ नहीं चलोगी तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। हम सब बाहरी दरबार शिष्य हैं। क्या हम तुम्हें इतने से ऊर्जा पत्थर के लिए धोखा देंगे? बिल्कुल छोटी लड़की, हमारे साथ चलो, हम सारे ऊर्जा पत्थर दे देंगे। देखो क्या हम धोखेबाज लगते हैं? जब उसने सबको बेशर्मी से बोलते देखा तो बिटिया गुस्से से लाल हो गई और उन सब की तरफ उंगली करके बोली, अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई बिटिया को तंग करने की। तुम सब रुक जाओ। कहते हुए बिटिया जीवन मृत्यु अखाड़े की तरफ दौड़ी। जब देखा बिटिया गुस्से में चली गई तो सारे बाहरी दरबार शिष्यों ने चैन की सांस ली, फिर बिटिया को देखते रहे कि वह क्या करने वाली है। जब उसने बिटिया को जीवन मृत्यु अखाड़े पर चढ़ते देखा तो अखाड़े के नीचे खड़ा बाहरी दरबार गुरु कालू गुरु त्योरी चढ़ा बैठा, पर जब उसने बिटिया के सीने पर फू अक्षर देखा तो त्योरियां और चढ़ गईं, और धीरे से बोला, ये छोटी शैतान यहाँ क्यों आ गई? जब उसने बिटिया को जीवन मृत्यु अखाड़े पर चढ़ते देखा तो ऊर्जा पत्थर सोख रहा आरव ने आंखें खोली और नमस्ते करने ही वाला था, पर तभी बिटिया ने दूर खड़े बाहरी दरबार शिष्यों की तरफ उंगली की और जोर से बोली, मैं बिटिया ऐलान करती हूँ कि आज से ताबीज शिखर सारे बाहरी दरबार शिष्यों को मिलने वाले ताबीज के इनाम बंद करेगा, और ताबीज शिखर सारे बाहरी दरबार गुरुओं के खजाने लिखने और ठीक करने की अर्जियां लेना बंद करेगा। सीधी बात, जब तक बाहरी दरबार शब्द जुड़ा है तो ताबीज शिखर सारी सेवाएं देने से मना करता है। जब उन्होंने बिटिया की बात सुनी तो सब पहले सन रह गए, फिर ठहाका मारकर हंस पड़े। जयंत और बाकी बाहरी दरबार शिष्य भी ठहाका मारकर हंसे। ये खुद को क्या समझती है, संप्रदाय मुखिया, मैं हंसते हंसते मर जाऊंगा। बाहरी दरबार शिष्यों को मिलने वाले ताबीज के इनाम बंद करेगी, कहीं गुस्से से पागल तो नहीं हो गई? तलवार संप्रदाय में आने के बाद सुना हुआ सबसे अच्छा जोक है। हाँ हाँ हाँ। जब उसने बिटिया की बात सुनी तो जीवन मृत्यु अखाड़े के नीचे खड़े बाहरी दरबार गुरु कालू गुरु का चेहरा बदल गया, और वह मुड़कर उन ठहाका मारते बाहरी दरबार शिष्यों को देखा और तुरंत दहाड़ा, चुप हो जाओ। उसकी आवाज गूढ़ ऊर्जा से भरी थी और सैकड़ों बाहरी दरबार शिष्यों के कानों में बिजली सी कड़की। सारे बाहरी दरबार शिष्यों के चेहरे तुरंत बदल गए और उन्होंने गुस्से में खड़े बाहरी दरबार गुरु को देखा। समझ नहीं आ रहा था उसने डांटा क्यों। कालू गुरु ने बाहरी दरबार शिष्यों पर ध्यान नहीं दिया और उसका साया लहराया और सीधा जीवन मृत्यु अखाड़े पर आ गया। गुस्से में खड़ी बिटिया को देखकर कालू गुरु के गंभीर चेहरे पर मुस्कान आई और बोला, अरे बिटिया, आज यहाँ खेलने कैसे आ गई? जब उन्होंने ये नजारा देखा
तो अखाड़े के नीचे खड़े सारे बाहरी दरबार शिष्यों के दिल धक से रह गए, क्योंकि वे समझ गए कि शायद मामला थोड़ा गंभीर है। जब उसने अखाड़े पर अचानक आए इस गुरु को देखा तो आरव का चेहरा गंभीर हो गया और दिल में बोला, राजा लोक, नश्वर लोक के 9 रैंक के बाद पहला स्वर्ग लोक आता था। पहले स्वर्ग लोक के बाद राजा लोक आता था। ये सामने वाला बूढ़ा बिना किसी बाहरी सहारे उड़ सकता था और ये सिर्फ राजा लोक का ही कर सकता था। पर राजा लोक का एक्सपर्ट इस छोटी लड़की बिटिया से इतनी इज्जत से बात कर रहा था और इससे आरव बिटिया की पहचान को लेकर और उत्सुक हो गया। जब उसने बाहरी दरबार गुरु के कपड़े पहने बूढ़े को देखा तो बिटिया ने ठंडी घुड़की भरी और बोली, तुम खुद उनसे पूछ लो। बता देती हूँ, अगर मुझे सफाई नहीं मिली तो ताबीज शिखर तुम बाहरी दरबार शिष्यों या बाहरी दरबार गुरुओं में से किसी का भी स्वागत नहीं करेगा। जब उसने बिटिया की बात सुनी तो कालू गुरु की मुस्कान जम गई और उसने दिल में उन बाहरी दरबार शिष्यों के पूरे खानदान को गाली दी, क्योंकि न सिर्फ उन्होंने मौत को न्योता दिया था, बाहरी दरबार गुरुओं को भी फंसा दिया था। उसने तुरंत मुस्कान निचोड़ी और नर्म आवाज में बोला, बिटिया छोटी मालकिन, ये मामला हम बाहरी दरबार गुरुओं से जुड़ा नहीं है। अपने दादाजी को मत बताना, ठीक है? नहीं, बिटिया ने नफरत से कहा, मैं दादाजी को जरूर बताऊंगी। तुम्हारे बाहरी दरबार शिष्यों की हिम्मत कैसे हुई मुझे तंग करने की? जब देखा बिटिया अभी भी गुस्से में है तो कालू गुरु लाचार था, क्योंकि इस छोटी मालकिन को नाराज करने की हिम्मत कैसे करता। लगभग 1 घंटे बाद जयंत और बाकी लौट आए। इस बार सिर्फ ये बाहरी दरबार शिष्य ही नहीं आए थे और 4 हरे सफेद चोगे वाले बाहरी दरबार गुरु भी थे। आरव उनमें से एक गुरु को जानता था और वो कैलाश गुरुजी थे। जब उसने कैलाश गुरुजी को देखा तो आरव जल्दी से झुककर प्रणाम किया और कैलाश गुरुजी ने भी सिर हिलाकर जवाब दिया। फिर कैलाश गुरुजी की नजर बिटिया पर टिक गई, क्योंकि वे सब इस छोटी शैतान से माफी मांगने आए थे। जब 4 बाहरी दरबार गुरुओं ने बिटिया को देखा तो उनके चेहरे थोड़े बदल गए। उनमें से एक गोल चेहरे वाले गुरु ने बिटिया को मुस्कुराकर देखा, फिर एक अंगूठी निकाली और बोला, बिटिया, इसमें 3,90,000 ऊर्जा पत्थर हैं। अपनी स्पेस रिंग निकालो और मैं ट्रांसफर कर देता हूँ। जब उसने ये कहा 3,90,000 ऊर्जा पत्थर, तो इस गुरु का चेहरा फड़क उठा और दिल खून के आंसू रो पड़ा। ये सारे ऊर्जा पत्थर सारे बाहरी दरबार गुरुओं और बाहरी दरबार शिष्यों ने मिलकर इकट्ठे किए थे और इस शर्त की वजह से पूरा बाहरी दरबार कंगाल हो गया था। बिटिया ने ठंडी घुड़की भरी और बूढ़े की अंगूठी ले ली, फिर सामने पड़ी छोटी थैली की तरफ इशारा किया। एक ख्याल से अंगूठी से चांदी की लहर निकली। कुछ पल बाद बिटिया ने अंगूठी वापस देने के लिए उठाई, पर जैसे कुछ याद आया हो, हाथ सिकुड़ लिया और हाथ की अंगूठी हिलाकर बोली, ये भी दे दो। तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं? बूढ़े का आगे बढ़ा हुआ हाथ हवा में रुक गया और चेहरा रंग बिरंगा हो गया। कुछ पल बाद उसने सूखी हंसी हंसी और बोला, नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। साथ ही दिल में गाली दी, कमीनो, मैं तुम सबको सजा देकर मार डालूंगा। एक स्पेस रिंग 1 लाख सोने के सिक्कों की आती है। और गई ऐसे ही। तारांकन अध्याय 12 बड़ों के तोहफे। स्पेस अंगूठी रखने के बाद बिटिया के छोटे से चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, पर जैसे कुछ याद आया हो और मुड़कर अखाड़े के नीचे खड़े बाहरी दरबार शिष्यों को देखा और उसका भाव तुरंत ठंडा हो गया और बोली, बूढ़े, बिटिया बेवजह की नहीं है। उन्होंने मेरे ऊर्जा पत्थर देने का इरादा नहीं किया और मुझे चुप कराने के लिए मारना भी चाहते थे। ऐसे शिष्यों की नीयत खराब है और वो छोटे मजदूर से लाख गुना गए गुजरे हैं। हाँ हाँ, गोल चेहरे वाले गुरु ने जल्दी से सिर हिलाया और फिर धीमी आवाज में बोला, तो बिटिया, चलो इस मामले को यहीं खत्म करते हैं, ठीक है? इतने ऊर्जा पत्थर इकट्ठे करने की वजह यही थी कि बिटिया ठंडी हो जाए और पहले वाली बात वापस ले ले, क्योंकि ताबीज शिखर को नाराज करने की हिम्मत किसी की नहीं। नहीं, मैं दादाजी के पास जाऊंगी और उनसे इंसाफ मांगूंगी। तुम सब गए काम से। बिटिया ने गोल चेहरे वाले गुरु को घूरा और गुस्से से बोली। बचपन से आज तक उसे किसी ने तंग नहीं किया, पर आज इन बाहरी दरबार शिष्यों ने उसे चुप कराने के लिए मारने का इरादा किया। ये गुस्सा वो निगल नहीं सकती। जब सुना कि बिटिया अब भी दादाजी को बताने वाली है, तो चारों गुरुओं के चेहरे फड़क गए और दिल में बोले, ये कैसा बर्ताव है? ऊर्जा पत्थर ले लिए फिर भी मामला खत्म करने को तैयार नहीं। ये तो हमें तंग कर रही है। अचानक गोल चेहरे वाले गुरु की नजर बिटिया के पास खड़े आरव पर पड़ी और वो थोड़ा हिचका फिर आरव के पास गया। उसने आरव के कंधे पर हाथ मारा और मुस्कुराकर बोला, तू आरव है ना? वाकई कम उम्र में ही कमाल कर दिखाया। तूने तो 8वें स्तर के नश्वर लोक वाले देव को हरा दिया। कमाल है।
आरव का चेहरा थोड़ा अजीब हो गया क्योंकि वो सामने वाले गुरु को पहचानता था। इसका नाम फैंग गुरुजी था और बाहरी दरबार में बहुत बड़ा रुतबा रखता था। उसी वक्त यही बूढ़ा और इसके साथ के दो बूढ़े थे जिन्होंने आरव को तलवार संप्रदाय का नंबर 1 कचरा कहा था और कैलाश गुरुजी का मजाक उड़ाया था कि उन्हें देखना नहीं आता। पर अब वो आरव की तारीफ करने आया था। आरव मुड़कर बिटिया को देखने लगा और दिल में बिटिया की पहचान को लेकर और उत्सुक हो गया। वो जानता था कि ये गुरु उसकी तारीफ इसलिए कर रहा है ताकि वो बिटिया को मनाए। पर आरव इतनी आसानी से बिटिया को नहीं मनाने वाला था और वो चाहता था कि बिटिया पहले इन बूढ़ों को थोड़ा तड़पाए। बिल्कुल, देखो छोटे मजदूर का दोस्त कौन है। तभी बिटिया आरव के पास आकर खड़ी हो गई और गोल चेहरे वाले बूढ़े को सिर हिलाकर बोली, बूढ़े, भले तू बदसूरत है पर तेरी परख बुरी नहीं। छोटा मजदूर बहुत जबरदस्त है। तेरे ये सारे शिष्य बेवकूफ हैं क्योंकि इन्हें यकीन ही नहीं था कि वो जीत सकता है। सच में बेवकूफ हैं। काम बन रहा है। कैलाश गुरुजी को छोड़कर बाकी सब बाहरी दरबार गुरुओं ने एक दूसरे को देखा और दिल में खुश हो गए। गोल चेहरे वाले गुरु ने मुस्कुराकर कहा, हाँ हाँ, वो जीनियस है। छठे स्तर नश्वर लोक पर होते हुए 8वें स्तर वाले को हराया। वो जीनियस है, बहुत बड़ा जीनियस। फैंग गुरुजी, आपने नहीं कहा था कि मुझे देखना नहीं आता और मैंने तलवार संप्रदाय के इतिहास का नंबर 1 कचरा भर्ती कर लिया। तो कब से आरव आपकी नजर में बहुत बड़ा जीनियस हो गया? तभी कैलाश गुरुजी ने ताना मारते हुए कहा। वो अब भी नहीं भूला था कि जब आरव साधक नहीं बन पाया था तो इन बूढ़ों ने कैसा बर्ताव किया था और अब तक भी ये कुछ गुरु आरव का नाम लेकर उसका मजाक उड़ाते थे। अब जब मुंह पर तमाचा मारने का मौका मिला तो वो कैसे छोड़ता। कैलाश गुरुजी की बात सुनकर बाकी बाहरी दरबार गुरुओं के दिल में झटका लगा। फैंग गुरुजी ने आरव को देखा और बोला, तू वही आरव है। वो आरव जो 1 साल बाद भी साधक नहीं बन पाया था। आरव ने सिर हिलाया। जब देखा आरव ने सिर हिलाया तो उनके चेहरे थोड़े अजीब हो गए। उन्होंने वाकई उस वक्त वो बातें कही थी। बाहरी दरबार गुरुओं का आपस में झगड़ना बहुत नॉर्मल था। अगर आरव बिटिया का दोस्त न होता तो चाहे वो नश्वर लोक के छठे स्तर पर पहुंच जाता फिर भी वो उसे सीरियस नहीं लेते। पर बीते वक्त का नंबर 1 कचरा अब छोटी शैतान का दोस्त था और वो सबसे ज्यादा मुमकिन था कि बिटिया से अपनी बात वापस करवा सके। गुरु दुविधा में थे। माफी मांगे। वो इतना नीचे गिरकर बेइज्जती नहीं सह सकते। माफी न मांगे फिर जब छोटी शैतान लौटकर ताबीज शिखर के उस बूढ़े शैतान को बताएगी तो बाहरी दरबार खत्म। बूढ़े, तूने आरव को इतिहास का नंबर 1 कचरा कहा था। तभी बिटिया ने फैंग गुरुजी को दुश्मनी भरी नजर से देखा। उसने अभी कहा था कि इस बूढ़े की परख बुरी नहीं, पर अब उसे पता चला कि इसी बूढ़े ने आरव को इतिहास का नंबर 1 कचरा कहा था। 5 तत्वों की गूढ़ ऊर्जा में सबसे ताकतवर सोना तत्व कचरा था, तो वो खुद जो लकड़ी तत्व रखती है वो क्या हुई? बिटिया थोड़ा गुस्सा हो गई। फैंग गुरुजी ने शर्मिंदगी से मुस्कुराकर कहा, नहीं, वो तो हम अंधे थे पहले और उसके लिए माफी मांगते हैं। भाई कैलाश, उसके लिए माफी? तू भी जानता है कि हमारा आपस में झगड़ना बहुत नॉर्मल है, तो इसे दिल पर मत लेना, ठीक है? हाँ हाँ हाँ। आरव थोड़े से टाइम में नश्वर लोक के छठे स्तर पर पहुंच गया। इतने टैलेंट के साथ वो जीनियस ही कहा जाएगा। वो हम अंधे थे, दिल पर मत लेना। भाई कैलाश, आरव को तेरा आधा शिष्य माना जा सकता है। आरव तेरा शिष्य है और बिटिया का दोस्त, तो आखिर में हम सब परिवार हैं। हाँ 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 हाँ, हम सब परिवार हैं। पहले बस गलतफहमी थी, बस गलतफहमी। हाँ हाँ, कुछ गुरुओं के लिए एक मजदूर शिष्य से माफी मांगना नामुमकिन था। वो अपना रुतबा नहीं गिरा सकते थे, इसलिए वो सिर्फ कैलाश गुरुजी से माफी मांग सकते थे। जब देखा गुरुओं ने माफी मांगी तो आरव को थोड़ा मजा आया, पर वो घमंडी नहीं हुआ। वो जानता था कि इन गुरुओं ने सिर्फ बिटिया की वजह से माफी मांगी है, वरना चाहे वो अभी नश्वर लोक के 8वें स्तर पर होता फिर भी वो इन गुरुओं की नजर में मामूली शिष्य ही होता। अगर वो चाहता कि ये गुरु सच में उसकी इज्जत करे और समझे कि पहले कितने अंधे थे, तो उसे बाहरी दरबार परीक्षा पास करनी होगी और अपनी ताकत से साबित करना होगा। कैलाश गुरुजी भी घमंडी नहीं हुए और वो भी यही बात समझते थे। अगर बिटिया ना होती तो ये बूढ़े कभी उसके सामने झुकते नहीं। भले ऐसा था, फिर भी वो बहुत संतुष्ट महसूस कर रहा था क्योंकि पिछले 1 साल में इन बूढ़ों ने उसे कई बार भड़काया था। ज्यादा दूर नहीं जाना चाहिए। आरव ने बिटिया का हाथ खींचा और किनारे ले गया और बोला, बिटिया, वो बात वापस ले ले, ठीक है? अगर मैं वो बात वापस ले लूं, तो क्या वो आगे से तुझे नीची नजर से नहीं देखेंगे?
बिटिया ने आरव को देखते हुए पलक झपकाई। वो बेवकूफ नहीं थी और वो जानती थी कि अचानक इन बूढ़ों ने माफी सिर्फ उसकी वजह से मांगी है। आरव ने सिर हिलाया और मुस्कुराकर बोला, हाँ, अगर बिटिया मेरी वजह से वो बात वापस ले लेगी तो वो जरूर मेरा एहसान मानेंगे और मुझे बाहरी दरबार में बहुत ख्याल मिलेगा। बिटिया ने गहराई से सोचा और फिर मुस्कुराकर सिर हिलाया। उसने आरव का हाथ पकड़ा और उन 5 बाहरी दरबार गुरुओं के सामने जाकर खड़ी हो गई जिनके चेहरे पर बेचैनी थी, और बोली, तुम सब बूढ़ों, मैं इस बार मामला छोड़ रही हूँ, पर बता दूं, मैंने ये छोटे मजदूर की वजह से किया, और अगर तुमने फिर मुझे तंग किया। हाँ, हाँ, उसने 2 बार हुकारी भरी और धमकी साफ थी। ये सुनकर सारे बाहरी दरबार गुरुओं ने दिल में राहत की सांस ली। फैंग गुरुजी ने जल्दी से कहा, नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। आगे से अगर किसी ने बिटिया की बेइज्जती की तो मैं उसे पीट पीट कर मार डालूंगा। जब यहाँ तक बोला, फैंग गुरुजी की कलाई घूमी और एक तलवार निकली और उसने आरव को दे दी और बोला, छोटे आरव, ये ऊंचे दर्जे की पीली रैंक वाली काली लोहा तलवार है, मेरे पास बेकार है, तो तू रख ले। जब देखा फैंग गुरुजी ने आरव को तलवार दी, कालू गुरु ने लोहे का कवच निकाला और आरव को दे दिया और बोला, ये ऊंचे दर्जे का पीली रैंक वाला काला लोहा कवच है, मेरे पास भी बेकार है, तो तू रख ले, तेरे काम आएगा। ये 10 नस बचाव गोली है और ये तेरी नसों की अच्छी रक्षा कर सकती है और तेरी नसों को जोरदार ट्रेनिंग सहने देती है। ले ले, ये पीली रैंक तलवार तकनीक ऊर्जा चीर तलवार तकनीक की कॉपी है, ले ले और साधना कर। पलक झपकते ही कैलाश गुरुजी को छोड़कर सारे बाहरी दरबार गुरुओं ने आरव को एक खजाना दे दिया। आरव एक पल हिचका, फिर सब ले लिया। वो जानता था कि सामने वाले गुरु खुशामद कर रहे हैं और वो जानता था क्यों कर रहे हैं। अगर वो मना करता तो ये गुरु जरूर सोचते कि वो दिल में नफरत रखता है और तलवार संप्रदाय में रहते हुए उसे जरूर दिक्कत होती। सारे खजाने लेने के बाद आरव मुड़कर बिटिया को देखने लगा जो बगल में मुस्कुरा रही थी और दिल में बहुत उत्सुक हो गया। वो बिटिया की पहचान को लेकर उत्सुक था। वो जानता था कि ताबीज मास्टर की पहचान बहुत ऊंची होती है, पर सामने वाले गुरु साफ तौर पर बिटिया के दादाजी से डरे हुए थे। क्या बिटिया के दादाजी धरती ताबीज मास्टर हैं या स्वर्ग ताबीज मास्टर? गुरुओं के चेहरे पर स्माइल आ गई जब देखा आरव ने वो खजाने ले लिए। आरव का टैलेंट अच्छा नहीं कहा जा सकता था, पर वो बिटिया को जानता था और उसके फैसलों को प्रभावित कर सकता था, तो आरव से अच्छा रिश्ता बनाना बिल्कुल गलत फैसला नहीं था। और ये बिटिया की स्माइल से साफ था जब उन्होंने आरव को चीजें दी। तुम सब बूढ़े बुरे नहीं हो, बिटिया ने उन बाहरी दरबार गुरुओं को सिर हिलाकर कहा, और फिर बाहरी दरबार शिष्यों को देखा और बोली, इन सबको तुम कैसे सजा दोगे? बिटिया उन बाहरी दरबार शिष्यों को आसानी से नहीं छोड़ने वाली थी। इस वक्त आरव भी चुप हो गया। इन बाहरी दरबार गुरुओं ने बिटिया को नुकसान पहुंचाने वाला कुछ नहीं किया था और इसीलिए उसने बिटिया को मनाया, पर उन बाहरी दरबार शिष्यों ने बिटिया को चुप कराने के लिए मारने का इरादा किया था और ये बात आरव बर्दाश्त नहीं कर सकता था। दिल में बिटिया बहुत पहले से उसकी दोस्त बन चुकी थी। फैंग गुरुजी एक पल हिचके जब ये सुना और फिर आंखों में एक क्रूरता चमकी। वो मुड़कर उन बाहरी दरबार शिष्यों को देखने लगा और बोला, जिन सब बाहरी दरबार शिष्यों ने जुआ में हिस्सा लिया, दंड हो जाओ और 100 कोड़े खाओ और फिर तारा अयस पहाड़ पर 1 महीने खनन करो। खनन से जो कुछ मिले वो संप्रदाय को सौंप देना। अभी जाओ सब। जब फैंग गुरुजी की बात सुनी तो उन बाहरी दरबार शिष्यों के चेहरे तुरंत पीले पड़ गए। 100 कोड़े तो ठीक थे और ज्यादा से ज्यादा कुछ दिन दर्द होगा, पर तारा अयस्क पहाड़ डरावना था क्योंकि वो जगह तलवार संप्रदाय में भारी गुनाह करने वाले शिष्यों को सजा देने के लिए इस्तेमाल होती थी। वहाँ इंसानी हक नहीं थे और अगर कोई मरा नहीं तो भी नतीजे बर्दाश्त से बाहर होते। जब उनके चेहरे देखे, फैंग गुरुजी भी थोड़ा सा सहन नहीं कर पाए, पर वो जानता था कि अगर सजा हल्की दी तो एक बार ये छोटी शैतान नाखुश हुई और ताबीज शिखर पर उस बूढ़े शैतान को इस घटना के बारे में बताया तो सिर्फ बाहरी दरबार शिष्य ही बदकिस्मत नहीं होंगे, सारे बाहरी दरबार गुरु भी बदकिस्मत होंगे। तलवार संप्रदाय में संप्रदाय मुखिया भी उस बूढ़े शैतान को आसानी से नाराज नहीं करेगा। हाँ, बिटिया अब भी थोड़ी नाखुश थी और कुछ बोलने ही वाली थी, पर आरव ने जल्दी से उसका छोटा हाथ पकड़ा और जीवन मृत्यु अखाड़े से दूर ले गया। आरव जानता था कि ये सजा बहुत भारी मानी जा सकती है। अगर बिटिया अब भी नाखुश रही तो बहुत मुमकिन था कि वो बाहरी दरबार शिष्य पलटवार करें। उस वक्त मामला गंभीर हो जाएगा। उसे उन बाहरी दरबार गुरुओं की परवाह नहीं थी, पर वो कैलाश गुरुजी की परवाह करता था
और वो सच में नहीं चाहता था कि कैलाश गुरुजी को इस मामले की वजह से कोई नुकसान हो। जब देखा आरव बिटिया को खींचकर ले गया, तो यहाँ मौजूद सारे बाहरी दरबार गुरुओं ने एक के बाद एक राहत की सांस ली। फैंग गुरुजी ने कैलाश गुरुजी को देखा और बोला, भाई कैलाश, इस बार सब तेरे भर्ती की उस लड़के की वजह से बचा। मैं और कुछ नहीं कहूँगा, बस समझ ले कि हम उसका एहसान मानते हैं। बाकियों ने सहमति में सिर हिलाया। वो जानते थे कि छोटी शैतान अभी भी नाखुश थी और ये सच में उनके लिए दिक्कत होती। आखिर वो बाहरी दरबार शिष्य तलवार संप्रदाय के शिष्य थे, तो अगर वो जो सजा देते वो बहुत भारी होती, तो बहुत मुमकिन था कि वो उनके बीच पलटवार करवा देती और यहाँ तक कि वो बाहरी दरबार शिष्य संप्रदाय से बहुत निराश हो जाते। कहने की जरूरत नहीं, आरव का बिटिया को खींचकर ले जाना उनके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत सुलझाना था। तारांकन अध्याय 13, बिटिया का झटका। एक मजदूर शिष्य ने बाहरी दरबार शिष्य को हरा दिया। तुम सबने देखा। हाँ, आरव ने वाकई हम मजदूर शिष्यों का सिर ऊंचा कर दिया। आगे से कोई कहने की हिम्मत करेगा कि हम मजदूर शिष्य छोटे हैं। हाँ, एक बाहरी दरबार शिष्य। उस वक्त मैंने कहा था कि आरव मामूली नहीं है और एक दिन वो जरूर खाई में छुपे सच्चे नाग की तरह आसमान छुएगा। अब तुम सब मानते हो ना? तू बेवकूफ, क्या तूने उस वक्त वाकई ऐसा बोला था? इस दिन मजदूर शिखर पर सारे शिष्य आरव की ही बात कर रहे थे और कई मजदूर शिष्यों ने तो काम भी नहीं किया। सात साधना शिखर वो जगह थी जहां बाहरी दरबार शिष्य साधना करते थे और वहां सोना कवच फॉर्मेशन, लकड़हारा गली, हजार परत पानी, लावा गुफा, गुरुत्व गुफा, ठंडी हवा रिज और बिजली देव खाई नाम की ट्रेनिंग जगहें थी। पर सात साधना शिखर मुफ्त में इस्तेमाल नहीं होता था। अगर कोई सात साधना शिखर पर साधना करना चाहता, तो बाहरी दरबार रैंकिंग के टॉप 10 के अलावा बाकियों के पास संप्रदाय के योगदान अंक खर्च करके टाइम खरीदने के अलावा कोई चारा नहीं था। दूसरी तरफ योगदान अंक सिर्फ महावन पर्वत में जाकर काले जानवरों का शिकार करने से या संप्रदाय के कुछ काम पूरे करने से ही मिलते थे। संप्रदाय के कामों की मुश्किल बहुत ज्यादा थी और मामूली बाहरी दरबार शिष्य उन्हें लेने की हिम्मत ही नहीं करते। सिर्फ वो बाहरी दरबार शिष्य जिनका टैलेंट असाधारण और ताकत जबरदस्त होती, वही संप्रदाय के काम लेने की हिम्मत करते। 1000 से ज्यादा बाहरी दरबार शिष्यों में से सिर्फ 50 से कम ही सात साधना शिखर में जा पाते थे और ये 50 बाहरी दरबार शिष्यों में सबसे ताकतवर एक्सपर्ट्स का ग्रुप था। बड़े भाई युवराज, वो आरव साधक बन गया है और उसने तो छठे स्तर नश्वर लोक पर होते हुए 8वें स्तर वाले देव को हरा दिया। इस वक्त लकड़हारा गली में एक बाहरी दरबार शिष्य अपने सामने खड़े सफेद चोगे वाले आदमी से धीमी आवाज में बोला। सफेद चोगे वाला आदमी युवराज ही था जो बाहरी दरबार रैंकिंग में 29वें स्थान पर था। उसे शांतिपुर का सबसे चमकता जीनियस कहा जाता था और वो 17 साल की उम्र में ही पहला स्वर्ग लोक एक्सपर्ट बन चुका था। जब उस बाहरी दरबार शिष्य की बात सुनी, युवराज ने त्योरी चढ़ाई और बोला, वो कचरा अब साधक है। जब वो तलवार संप्रदाय आया था उस दिन, उसके पिता ने उसे कहा था कि मौका मिले तो आरव को निपटा देना। पर जब वो तलवार संप्रदाय आया, तो उसने देखा कि आरव अब बाहरी दरबार शिष्य नहीं था और मजदूर शिष्य था। इतना ही नहीं, आरव तो इतिहास का नंबर 1 कचरा भी था। तो उसने आरव से निपटने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया क्योंकि आरव उसके हाथ बढ़ाने लायक नहीं था। पर अब उसने कभी सोचा नहीं था कि आरव अब साधक बन चुका है। हाँ, पर लगता है वो अभी बाहरी दरबार शिष्य नहीं है। क्या हमें उसे निपटाना चाहिए? युवराज ने गहराई से सोचा और फिर सिर हिलाया जबकि आंखों में ठंडी चमक आई और बोला, चलो चलते हैं इस कचरे से मिलने जो अब साधक बन गया है। ठंडी हवा खाए, छोटे मजदूर, ये स्पेस अंगूठी तेरे लिए। इसमें कुछ ऊर्जा पत्थर हैं। तालाब के किनारे बिटिया ने मुस्कुराते हुए वो स्पेस अंगूठी जो अभी फैंग गुरुजी से झटकी थी आरव को दी। इस स्पेस अंगूठी को देखकर आरव की पलकें फुड़की और उसने गहराई से सोचा, फिर सिर हिलाकर बोला, बिटिया ये अंगूठी बहुत कीमती है, मैं नहीं ले सकता। अगर वो कहे कि स्पेस अंगूठी जैसे स्पेस खजाने से ललचाया नहीं, तो वो झूठ होगा। पर आरव के काम करने की अपनी हदें थी। छोटे मजदूर, तू क्या बोल रहा है? बिटिया नाखुश हो जाएगी। बिटिया ने आरव को आंखें घुमाकर देखा और बोली, ये सिर्फ स्पेस अंगूठी है और कोई बड़ी चीज नहीं। इतना ही नहीं, तेरे बिना बिटिया के लिए इतनी चीजें जीतना नामुमकिन था। अगर तू फिर मना करेगा, तो बिटिया इसे फेंक देगी। ये सुनकर आरव के दिल में गर्माहट की लहर दौड़ी और उसने मना करना बंद किया और बिटिया के हाथ से अंगूठी ले ली। अचानक
जैसे कुछ याद आया हो, और उसने वो ताकत ताबीज निकाला जो उसने बनाया था और बिटिया को दे दिया और बोला, बिटिया, ये ताकत ताबीज मैंने बनाया है। ये ऊंचे दर्जे का ताबीज है, तू रख ले। हम जब देखा आरव ने अंगूठी ले ली, बिटिया मुस्कुराई और सिर हिलाया। अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और बोली, तूने कहा तूने पहले ही ताकत ताबीज बना लिया, और वो भी ऊंचे दर्जे का। हाँ, आरव ने सिर हिलाया। तू 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 झूठ तो नहीं बोल रहा ना? बिटिया ने शक भरी नजर से आरव को देखा और बोली, छोटे मजदूर, बिटिया को सबसे नफरत होती है जब कोई बिटिया से झूठ बोले। आरव ने आंखें घुमाई और बोला, झूठ बोल रहा हूँ या नहीं, देख लेगी तो पता चल जाएगा। बिटिया ने आरव के हाथ से ताकत ताबीज लिया, और जब उसने उस पर बनी जिंदा सी हल्की सुनहरी लौ देखी, तो बिटिया तुरंत सन रह गई। वो काफी देर तक सन रही, फिर बुदबुदाई, ये कैसे मुमकिन है? ये सच में ऊंचे दर्जे का ताबीज है, सच में ऊंचे दर्जे का ताबीज। ये कैसे मुमकिन है? जब देखा बिटिया जैसे अपनी आत्मा खो बैठी हो, आरव ने धीमी आवाज में कहा, क्या हुआ? अच्छा है या नहीं? बिटिया ने सिर उठाकर आरव को देखा और दिल में एक्साइटमेंट दबाए और बोली, तूने कहा कि तूने ये ताबीज आधे महीने के टाइम में बनाया? हाँ, आरव ने सिर हिलाया और बोला, इसके पहले मैं काफी बार फेल हुआ, और तूने जो सामान दिया था उसका काफी बर्बाद भी किया। जब यहाँ तक बोला, आरव थोड़ा शर्मिंदा था। बिटिया ने आरव को अजीब एक्सप्रेशन से देखा और दिल में बोली, दादाजी कितने झूठे हैं। बिटिया को ताबीज बनाने में 3 महीने लगे थे, और वो भी सिर्फ मिड ग्रेड ताबीज था। पर दादाजी ने कहा बिटिया जीनियस है, उन्होंने जरूर मुझे बेवकूफ बनाया। हाँ, जब लौटूंगी तो तुम्हारी पूरी दाढ़ी नोच लूंगी। क्या हुआ? क्या मैं बहुत बेवकूफ हूँ? आरव ने पूछा जब देखा बिटिया चुप रही। ये सुनकर बिटिया का एक्सप्रेशन और अजीब हो गया। थोड़ी देर बाद उसका एक्सप्रेशन नॉर्मल हुआ और उसने आरव को देखा और सिर हिलाकर बोली, तूने आधे महीने के टाइम में सिर्फ एक ताबीज बनाया। टैलेंट के हिसाब से ये मामूली है। हम बिटिया से थोड़ा कम। बोलते ही उसका छोटा सा चेहरा बिना वजह लाल हो गया। पर बिटिया की बात सुनकर आरव ने राहत की सांस ली और बोला, ये अच्छा है। सही बिटिया, मैं बाकी तत्वों के ताबीजों से ज्यादा वाकिफ नहीं हूँ, तू मुझे सिखाएगी। वो बिटिया ने परेशान होने का नाटक किया, और जब आरव का बेचैन चेहरा देखा तो जल्दी से बोली, मैं कर सकती हूँ मगर तू एक शर्त माने। क्या शर्त? आरव थोड़ा एक्साइटेड हो गया। अगर वो ताबीज मास्टर बन पाता तो उसकी ताकत और फ्यूचर के लिए बहुत फायदेमंद होता। मैं दादाजी की तरफ से तुझे शिष्य बनाऊंगी, और तुझे मानना होगा कि तू मेरे दादाजी का शिष्य है। हाँ, मतलब मेरा छोटा भाई। क्या ख्याल है? बिटिया ने आरव को देखते हुए कहा, जबकि उसकी चंचल आंखों में अजीब सी चमक थी। तेरा छोटा भाई बनूं? आरव सन रह गया। क्या तू राजी नहीं? बिटिया ने थोड़ी नाराजगी से बोला। आरव ने जल्दी से सिर हिलाया और बोला, नहीं, काबिल लोग ही बड़े होते हैं। मैं बिटिया का छोटा भाई बनने को राजी हूँ। पर बिटिया, क्या तेरे दादाजी मुझे शिष्य बनाने को राजी होंगे? उस वक्त अगर वो राजी ना हुए तो मैं। हाँ, वो अब भी थोड़ा फिक्रमंद था। आखिर हर एक ताबीज मास्टर बहुत जबरदस्त होता था। अगर बिटिया के दादाजी ने उसे पसंद नहीं किया उस वक्त, तो उसके लिए कितनी शर्म की बात होगी। जब ये सुना, बिटिया के चेहरे से नाराजगी पूरी तरह मिट गई, और वो मुस्कुराकर बोली, उसकी परवाह करने की जरूरत नहीं। जब तक मैं राजी हूँ तो ठीक है। ठीक, अब से तू बिटिया का छोटा भाई है। हाँ, बड़ी बहन तेरा अच्छा ख्याल रखेगी। अभी थोड़ी देर हो गई है, तो जब टाइम मिलेगा मैं तुझे ढूंढने आऊंगी। अगले कुछ दिन बाकी तत्वों के ताबीज पढ़ लेना। जब अगली बार मिलूंगी तो इन सब कामों का टेस्ट लूंगी, समझा? आरव ने सिर हिलाने की हिम्मत नहीं की और तुरंत सिर हिलाया। जब देखा आरव ने सिर हिलाया, बिटिया ने संतुष्टि से सिर हिलाया और बोली, देर हो रही है, मैं जा रही हूँ, और ये ताकत ताबीज पढ़ने के लिए ले जा रही हूँ। मतलब चेक करने। इसे मुझे देने की जरूरत नहीं। बोलते ही बिटिया ठंडी हवा खाई से बाहर भाग गई। जिस पल वो आरव से मुड़ी, उसका गंभीर छोटा चेहरा तुरंत स्माइल में खिल गया, जबकि दिल में बोली, मुझे खजाना मिल गया। ये खजाना बिटिया ने ढूंढा, और वो बिटिया का छोटा भाई भी बन गया। ही, आरव को लगता रहा कि कुछ थोड़ा अजीब है। बिटिया छोटी याओ की उम्र की थी, और दोनों थोड़ी शरारती और होशियार थी, तो उसे लगा कि उसने जरूर उससे कुछ छुपाया है। छोड़ो, किसी भी हालत में उसका इरादा मेरे लिए बुरा नहीं है। आरव ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, और बिटिया की अजीब हरकतों के बारे में सोचना बंद कर दिया। उसने नजर उस पेस अंगूठी पर डाली जो बिटिया ने दी थी,
और उसे देखते हुए वो थोड़ा एक्साइटेड महसूस कर रहा था, क्योंकि ये स्पेस अंगूठी थी और शांतिपुर के गवर्नर के पास भी शायद एक न हो। थोड़ी देर खेलने के बाद आरव ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा अंगूठी में डाली और अंगूठी के अंदर का स्पेस देखकर उसका दिल उछल पड़ा। इस अंगूठी के अंदर का स्पेस थोड़ा ज्यादा ही बड़ा लग रहा था। ये ऊंचाई और लंबाई दोनों में 70 मीटर से ज्यादा था, और इतना ही नहीं, अंगूठी के अंदर बहुत सारे ऊर्जा पत्थर थे। इतना ही नहीं, ऊर्जा पत्थरों का ढेर कम से कम कुल 1 लाख से ज्यादा था। जब याद किया कि बिटिया ने पहले क्या कहा था, तो आरव के होंठों के कोने फड़क गए। पहले बिटिया ने कहा था कि उसने कुछ ऊर्जा पत्थर रखे हैं, और वो सोचता था कि सिर्फ कुछ 100 होंगे, पर उसने कभी नहीं सोचा था कि वो वाकई 1 लाख से ज्यादा होंगे। ये एहसान तो वाकई बड़ा है। उन ऊर्जा पत्थरों को देखते हुए आरव ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। इस बार वो समझ सकता था कि अमीर होने का क्या मतलब होता है। अंगूठी उंगली में पहनने के बाद आरव ने सोच समेटी और वो ऊंचे दर्जे की पीली रैंक वाली काली लोहा तलवार निकाली जो फैंग गुरुजी ने उसे दी थी। काली लोहा तलवार 1.6 मीटर लंबी, 2 अंगुल चौड़ी थी और उसकी पूरी धार चुभती हुई ठंडी चमक बिखेर रही थी जो बहुत तेज थी। तलवार का हल्का सा वार तुरंत हवा को चीरते हुए हल्की सी सीटी की आवाज निकाल देता। क्या तलवार है? हाथ में तलवार को देखते हुए आरव की आंखों में खुशी की चमक आए और वो धीमी आवाज में बोला, मेरा इरादा था कि बाहरी दरबार शिष्य बनने के बाद तलवार मंडप जाकर तलवार चुनूं, पर मैंने सोचा नहीं था कि फैंग गुरुजी वाकई मुझे तलवार दे देंगे, और वो भी ऊंचे दर्जे की पीली रैंक वाली तलवार। अब आखिरकार मुझे तलवार की साधना के लिए पेड़ की डाली इस्तेमाल नहीं करनी पड़ेगी। तलवार संप्रदाय में हर 2 साल में होने वाली बाहरी दरबार परीक्षा और 28 दिन में होने वाली है। मेरी मौजूदा ताकत से मेरे लिए बाहरी दरबार शिष्य बनना मुश्किल नहीं होना चाहिए, पर अगर मैं टॉप 10 में रैंक करना चाहता हूँ, तो मेरी ताकत जरूर थोड़ी कम है और मुझे अपनी ताकत बढ़ानी होगी। हाथ में तलवार को देखते हुए आरव धीरे से बुदबुदाया। तारांकन अध्याय 14 बाहरी दरबार परीक्षा। तलवार संप्रदाय की बाहरी दरबार परीक्षा को जिंग राज्य का सबसे बड़ा जलसा कहा जा सकता था। महाछिन साम्राज्य में कुल 9 राज्य थे और हर एक राज्य में कुछ दसियों हजार नगर थे। तलवार संप्रदाय जिंग राज्य के दायरे में आता था। उस वक्त आसपास के नगरों के सारे वंशों के शिष्य और आजाद साधक बाहरी दरबार परीक्षा के लिए आते थे। उनके बीच अनगिनत जीनियस होते थे, तो इन सब लोगों के बीच टॉप 10 में जगह पाना कितना मुश्किल था ये साफ था। टॉप 10 में जगह पाना बहुत मुश्किल था, पर फायदे भी थे। न सिर्फ संप्रदाय से दवाई गोली, ताबीज और खजाने जैसे इनाम मिलते, तलवार संप्रदाय टॉप 10 पर खास ध्यान देता, जिससे उन्हें मिलने वाले साधना संसाधन दूसरों से कहीं ज्यादा होते। भले टैलेंट जरूरी था, पर साधना संसाधन उससे भी ज्यादा जरूरी थे, क्योंकि चाहे कोई कितना भी बड़ा जीनियस हो, अगर संप्रदाय का सहारा न मिले, तो वो भी कचरा बनकर रह जाएगा। आरव का निशाना टॉप 10 में आना था, सिर्फ खुद को और कैलाश गुरुजी को सही साबित करने के लिए नहीं, बल्कि संप्रदाय की नजर में आने के लिए भी। युवराज पहले से बाहरी दरबार रैंकिंग पर एक एक्सपर्ट था, तो वो जरूर संप्रदाय की नजर में था। तो अगर आरव संप्रदाय की नजर में नहीं आया और युवराज से आगे नहीं निकला, तो वो लियू वंश से बदला कैसे लेगा? जब लियू वंश और युवराज का ख्याल आया, आरव की आंखों में ठंडी चमक आई। चाहे कुछ भी हो, वो इस वंश को कीमत चुकाने पर मजबूर कर देगा। आरव ने दिल में मारने की इच्छा दबाई और गहरी सांस ली। उसके बाद वो ट्रेनिंग मैदान की तरफ चला, क्योंकि वो कैलाश गुरुजी से घर की हालत पूछना चाहता था। अभी उसे शांतिपुर में अपनी छोटी बहन और माँ की हालत की सबसे ज्यादा फिक्र थी। कचरे, वहीं रुक जा। जैसे ही वो ट्रेनिंग मैदान पहुंचा, आरव को किसी ने रोका और ये आवाज सुनकर उसने त्योरी चढ़ाई। जब मुड़कर देखा और बोलने वाले की शक्ल देखी, तो आरव की आंखों की गहराई में खून की प्यास वाली चमक आई। रोकने वाला उसकी उम्र का आदमी था। आदमी की भौहें तिरछी थी, आंखें सितारों सी और हरे रंग का चोगा लहरा रहा था, पर चेहरे पर मजाक उड़ाने वाली मुस्कान थी। इस आदमी के दोनों तरफ 2 हरे चोगे वाले आदमी भी खड़े थे, और वो दोनों भी बाहरी दरबार शिष्य थे। आरव ने इस आदमी को पहले नहीं देखा था, पर वो जानता था ये आदमी कौन था। सामने वाला आदमी जरूर युवराज था। ट्रेनिंग मैदान पर आज कई बाहरी दरबार शिष्य ट्रेनिंग कर रहे थे। जब उन्होंने इन 5 लोगों को आरव का रास्ता रोकते देखा, तो कई शिष्य टहलते हुए आए और उत्सुकता से आरव और बाकियों को देखने लगे। मैं युवराज हूँ। आरव की दुश्मनी भरी नजर को देखते हुए युवराज के होठों के कोने पर मजाक उड़ाने वाली मुस्कान थी और बोला,
आरव, मैंने सच में सोचा नहीं था कि तू वाकई साधक बन जाएगा, और तूने तो छठे स्तर नश्वर लोक पर होते हुए 8वें स्तर वाले देव को हरा दिया। क्या सरप्राइज है। जब युवराज की बात सुनी तो आसपास के कुछ बाहरी दरबार शिष्य शोर मचाने लगे, और फिर उन्होंने युवराज को थोड़ी श्रद्धा वाली नजरों से देखा। ये तो बाहरी दरबार रैंकिंग में 29वें स्थान वाला युवराज है। सात साधना शिखर पर साधना करने के बजाय यहाँ क्या कर रहा है। बाहरी दरबार रैंकिंग का एक्सपर्ट, मतलब वो पहले से पहला स्वर्ग लोक एक्सपर्ट है। हे भगवान, पहला स्वर्ग लोक एक्सपर्ट, वो भी 16 से 17 साल की उम्र में। बाहरी दरबार रैंकिंग सच में हैरत अंगेज है। मैंने सुना है कि कुछ भीतरी दरबार गुरुओं ने उस पर ध्यान देना शुरू कर दिया है, तो एक बार वो भीतरी दरबार में गया, उसका फ्यूचर असीम होगा। जब देखा इन बाहरी दरबार शिष्यों की श्रद्धा भरी नजरें उस पर थी, युवराज को मजा आने लगा और चेहरे पर घमंड का भाव और गहरा हो गया। अपने सामने खड़े युवराज को देखते हुए आरव ने गहरी सांस ली और दिल में मारने की इच्छा दबाई, फिर बेरुखी से बोल लिया। कहने की जरूरत नहीं। आरव का बेरुखा भाव दुश्मनों को वाकई चिढ़ाता था, और युवराज भी वाकई चिढ़ गया। जब आरव के वो शब्द सुने जो उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर रहे थे और आरव का बेफिक्र भाव देखा, युवराज की आंखें सिकुड़ गईं, जैसे कुछ सोचा हो, और वो मुस्कुराकर बोला, आरव, हम रिश्तेदार हो सकते थे। मेरे पिता को तेरी माँ पसंद आ गई थी, जबकि मेरे भाई को तेरी छोटी बहन पसंद आ गई थी। ये तेरे पूरे परिवार की किस्मत है, पर तुम सबको अकल नहीं है। आरव मजाकिया हंसी हंसा, और उसने युवराज की बात काटी और बोला, युवराज, मुझे तेरी माँ पसंद आ गई है, और मुझे तेरे लियू वंश की सारी औरतें पसंद आ गई हैं। अपनी माँ और लियू वंश की सारी औरतों को मुझसे शादी करने को कह, फिर क्या हम रिश्तेदार नहीं बन जाएंगे। जब आरव की बात सुनी तो सारे बाहरी दरबार शिष्यों की पलकें फड़क गईं, क्योंकि युवराज बाहरी दरबार रैंकिंग में 29वें स्थान वाला एक्सपर्ट था। भले संप्रदाय के लोग सिर्फ जीवन मृत्यु अखाड़े पर ही एक दूसरे पर हमला कर सकते थे, आरव उनकी नजर में थोड़ा ज्यादा ही बहादुर लग रहा था। युवराज का चेहरा काला पड़ गया, जबकि एक डरावनी आभा उसके शरीर से फूट पड़ी। उसकी उंगली आरव की तरफ उठी, जबकि सफेद रंग की तेज तलवार ऊर्जा हवा को चीरती हुई, और वो तेज सीटी के साथ हिंसक तरीके से आरव की तरफ उड़ी। वो साफ तौर पर जानता था कि जीवन मृत्यु अखाड़े के अलावा किसी और जगह पर संप्रदाय के किसी सदस्य पर हमला नहीं कर सकता। पर नियम कमजोरों को बांधने के लिए होते हैं, और वो मानता था कि चाहे वो आरव को मार भी दे, संप्रदाय उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। आखिर वो पहले से पहला स्वर्ग लोक एक्सपर्ट था, और आरव अब भी मजदूर शिष्य था। वो तलवार ऊर्जा बहुत तेज थी, और आसपास के बाहरी दरबार शिष्य उस तलवार ऊर्जा को देख ही नहीं पाए और सिर्फ एक सफेद रोशनी अपनी नजरों में चमकती देख सके। जिस पल युवराज ने हमला किया, आरव ने महसूस किया कि एक प्राण ऊर्जा ने उसे जकड़ लिया है। इस पल उसे लगा कि वो बच ही नहीं सकता, और वो सिर्फ युवराज की तलवार ऊर्जा को जबरदस्ती तोड़ सकता है। पर वो तलवार ऊर्जा बहुत तेज थी, और वो अब न बच सकता था और न ही प्रतिक्रिया दे सकता था। क्या ये पहला स्वर्ग लोक एक्सपर्ट की ताकत है। जब मौत की आभा ने उसे घेरा, आरव ने दिल में बुदबुदाया। ठीक इसी पल कैलाश गुरुजी अचानक आरव के बगल में प्रकट हुए। कैलाश गुरुजी ने आस्तीन झटकी, जिससे एक तेज हवा निकली, और फिर धमाके की आवाज आई जब युवराज की तलवार ऊर्जा हवा में ही बिखर गई। युवराज, संप्रदाय के नियम के हिसाब से जीवन मृत्यु अखाड़े के अलावा किसी और जगह पर संप्रदाय के दूसरे सदस्य पर हमला करना मना है। क्या तू भूल गया। कैलाश गुरुजी ने युवराज को देखा, जबकि आवाज में हल्का गुस्सा था। आरव के पास 5 तत्वों की गूढ़ ऊर्जा थी, और वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आरव ऐसी जगह मरे। जब देखा वो कैलाश गुरुजी थे, युवराज की नजरें चमकी, जबकि दिल में मारने की इच्छा दबाई, और उसने कैलाश गुरुजी की तरफ हाथ जोड़कर कहा, कैलाश गुरुजी, आरव ने मेरे परिवार वालों की बेइज्जती की, तो मैं उसे छोटा सा सबक दे रहा था, और मेरा कोई और इरादा नहीं था। भले वो इस बूढ़े से थोड़ा नाराज था, वो दिखाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। आखिर वो अभी बाहरी दरबार शिष्य था, और वो बाहरी दरबार गुरुओं के अधिकार में था। कैलाश गुरुजी ने ठंडी हुंकारी भरी, पर उन्होंने युवराज को सजा नहीं दी। भले युवराज सिर्फ बाहरी दरबार शिष्य था, उसका टैलेंट बाहरी दरबार में टॉप पर था। इतना ही नहीं, कुछ भीतरी दरबार गुरुओं ने उस पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। तो कैलाश गुरुजी इतनी मामूली बात के लिए युवराज को सजा नहीं दे सकते थे। चूंकि वो ठीक है, तो युवराज इजाजत लेता है। युवराज ने कैलाश गुरुजी की तरफ मुट्ठी बांधी, फिर मुड़कर जाने का इरादा किया। पर आरव इस पल बोला, रुको। युवराज मुड़कर आरव को देखने लगा, और होठों के कोने पर गहरी नफरत थी, और बोला, क्या
कैलाश गुरुजी ने त्योरी चढ़ाई और कुछ बोलने ही वाले थे जब उन्होंने देखा आरव उनके सामने चलकर आया। आरव ने युवराज की तरफ इशारा किया और बोला, युवराज, मैं जानता हूँ तू मुझे मारना चाहता है और मैं तुझे ये मौका दूंगा। 3 महीने बाद हम जीवन मृत्यु अखाड़े पर लड़ेंगे, हिम्मत है? चूंकि वो मार्शल लॉ के रास्ते पर कदम रख चुका है, तो वो सिर्फ बहादुरी से आगे बढ़ सकता है, रास्ते की सारी रुकावटें पार कर सकता है और बिना रुके मजबूत बन सकता है। उसके पास पीछे हटने का रास्ता नहीं था और आरव खुद को पीछे हटने का रास्ता देना नहीं चाहता था। वो खुद को मजबूर करना चाहता था। जब आरव की बात सुनी तो आसपास के सारे बाहरी दरबार शिष्यों का मुंह इतना खुल गया कि अंधा घुस जाए। एक मजदूर शिष्य का बाहरी दरबार शिष्य को चुनौती देना पहले ही पूरे बाहरी दरबार को हिला चुका था, पर अब ये मजदूर शिष्य युवराज को चुनौती देना चाहता था, जो बाहरी दरबार रैंकिंग में 29वें स्थान पर था और पहला स्वर्ग लोक एक्सपर्ट था। क्या ये मजदूर शिष्य स्वर्ग को चुनौती देना चाहता है? हाँ। शौक से उबरने के बाद युवराज ठहाका मारकर हंसा और जब देखा कैलाश गुरुजी बोलने वाले हैं तो जल्दी से बोला, ठीक है, मैं मानता हूँ। 3 महीने बाद जीवन मृत्यु अखाड़े पर लड़ेंगे। उम्मीद है तू उस वक्त मुझे निराश नहीं करेगा। बोलते ही वो ठहाका मारकर हंसा और फिर दूसरों को छोड़कर जल्दी से चला गया, जैसे डर रहा हो कि कैलाश गुरुजी उसे रोक देंगे। जब देखा युवराज चला गया, कैलाश गुरुजी ने आह भरी और बोले, आरव, तू अभी बहुत जोश में था। तू अभी नश्वर लोक के 6ठे स्तर पर है और तेरे और पहला स्वर्ग लोक एक्सपर्ट के बीच फासला बहुत बड़ा है, सच में बहुत बड़ा। आरव ने धीमी आवाज में कहा, कैलाश गुरुजी, मैं जानता हूँ। मैं खुद को ऐसी हालत में धकेल रहा हूँ ताकि आखिर में जीतूं। वो मुझे अभी मारना चाहता था। कैलाश गुरुजी, आप इस बार यहाँ थे, पर अगली बार होंगे। अगर कैलाश गुरुजी अगली बार यहाँ नहीं हुए और वो मुझे सीधा मार दे, तो क्या संप्रदाय उसे सजा देगा? नहीं, अब जब मैंने 3 महीने बाद उससे लड़ने का वादा कर लिया है, तो वो इन 3 महीने में मुझ पर हाथ नहीं डालेगा। इस तरह मेरे पास अभी भी मौका है। कैलाश गुरुजी के होंठ हिले, पर आखिर में कुछ नहीं बोले। वो कैसे नहीं जानते ये बात, पर 3 महीने के टाइम में नश्वर लोक के 6ठे स्तर से पहला स्वर्ग लोक पार करना नामुमकिन था। चाहे आरव के पास 5 तत्व गूढ़ ऊर्जा हो, 3 महीने के टाइम में ये करना नामुमकिन था, क्योंकि ये टाइम वाकई बहुत कम था। एक पल चुप रहने के बाद कैलाश गुरुजी ने आरव के कंधे पर हाथ मारा और बोले, छोटे आरव, मैं पहले सोच रहा था कि सबके सामने ऐलान कर दूं कि तेरे पास 5 तत्व गूढ़ ऊर्जा है, पर अब लगता है नहीं कर सकता। अगर मैंने ऐलान किया कि तेरे पास 5 तत्व गूढ़ ऊर्जा है, तो युवराज तुझे बढ़ने का कोई मौका नहीं देगा। अब तू सिर्फ मेहनत कर सकता है। मेहनत करके खुद को उसके खिलाफ खड़े होने लायक ताकत हासिल करनी होगी, समझा? आरव ने सिर हिलाया। शायद पहले उसके पास मौका नहीं होता, पर उसके पास अब छोटा भावर था और उसके पास वो ऊर्जा पत्थर थे जो बिटिया ने दिए थे और नस बचाव गोली वो बाहरी दरबार गुरुओं ने दी थी। उसके पास कोशिश करने की काबिलियत थी और इस बार ये सिर्फ उसकी माँ और छोटी बहन के लिए नहीं था, ये उसके खुद के लिए भी था। अगर वो लड़ा तो मौका होगा और अगर नहीं लड़ा तो मौका बिल्कुल नहीं होगा। तो उसने खुद पहल करके जीवन मृत्यु अखाड़े पर लड़ने को हाँ कहा और उसने खुद को पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं दिया। तू आराम से साधना कर। मैं पहले ही शांतिपुर का चक्कर लगा चुका हूँ और मैंने लियू वंश को चेतावनी दे दी है। वो अभी तेरे परिवार के लिए दिक्कत नहीं बनेंगे। इतना ही नहीं, तेरी छोटी बहन और माँ बहुत ठीक हैं और वो दोनों तुझे याद करती हैं। कैलाश गुरुजी ने कहा, छोटी बहन, माँ। जब ये शब्द सुने, आरव के सख्त चेहरे पर हल्की सी नर्म मुस्कान आ गई। ये 2 लोग उसका यकीन थे, वो उसकी प्रेरणा थे और वो किसी भी मुश्किल और थकान को नजरअंदाज कर सकता था उनके लिए। कैलाश गुरुजी को विदा कहने के बाद आरव तेजी से ठंडी हवा खाई की तरफ चला गया। इस पल उसे सख्त जरूरत थी ताकत हासिल करने की।